Hello and welcome to our podcast, GS Podcast. I am Prashant, and today we have a special guest, Mr. Ronit, who is a Thank you. scholar, in physics, and we are here to talk about the topic of how to crack and how to take 90% marks on their boards and dive into their experiences, insights, and advice. Thank you for joining us today, Mr. Ronit. The pleasure is mine. So, तो कैसा लगा आपको यहाँ आके के पॉडकास्ट में शामिल अच्छा होके? लग रहा है। पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो हमारा आज का पहला सवाल है जो हमारे ऑडियंस ने हमसे पूछा है। हमारे कमेंट में उन लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स में उन्होंने बहुत से हमने क्वेश्चंस डाले थे जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट किया है। तो आपका आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब एक लड़का एक स्टूडेंट अपना जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन करता है तो उसका एक स्ट्रेटेजी क्या होना है, कैसे वो अपना 10th को एकदम 90% या 80% कम से कम क्रैक कर सकते स्टैंडर्ड। जैसे आप बोर्ड की बात करते हैं तो क्लास 10th के बोर्ड जो होते हैं वो एक बच्चे के लिए बहुत पहला एक्सपीरियंस होता है। क्लास 10th के बोर्ड में वो पहला बार बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत अनोखा नया एक्सपीरियंस था क्लास 10th का बोर्ड्स एग्ज़ाम। अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो बच्चों को जनरली अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने साइंस के, अपने मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्हें कहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए बच्चों को। फिर आता है आपके मॉक टेस्ट और आपके सैम्पल पेपर। तो मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर बच्चों को लगाते रहने चाहिए। एक बार जब बच्चों का सिलेबस खत्म हो जाता है दिसंबर तक या जनवरी तक, जब भी उनका सिलेबस खत्म हो रहा है तब उसके बाद ही बच्चों को PYQ और मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर लगाने चाहिए। बस इतना ही कर लेने से आपका 10th बोर्ड में 90% आराम से आ जाएगा। सो एक और सवाल आता है कि आपका मेन चॉइस क्या था, किस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा रुचि थी, कौन सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद था करना, जिसमें आप अपना 60 to 70% टाइम उसी सब्जेक्ट को थे, बाकी सबको वेस्ट ऑफ। तो अगर आप कहते हैं 60 to 70% टाइम, तो वो सब्जेक्ट मेरे लिए क्लास 10 में साइंस था कि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। शुरू से छोटे से ही मुझे साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगे। साइंस और एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगे। लाइफ साइंस एंड फिजिक्स, फिजिकल साइंस तो या लाइफ साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों का कॉम्बो रहता है 10th में डिवीजन नहीं होता। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे फिजिक्स में सारे फेनोमेना होते हैं, बायोलॉजी में कैसे बॉडी वर्क करता है, केमिस्ट्री में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था। जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा सोडियम को आप पानी में डाल दो कैसे ब्लास्ट हो जाता है। तो वो उसके पीछे जो साइंस उसके पीछे जो रहती है उसमें मेरा एक खासा इंटरेस्ट था। इसीलिए मेरा जो 10th का पूरा समय गया है वो आप कह सकते हैं साइंस पे ज़्यादा गया है। अच्छा, और मैथ वगैरह? एक्चुअली बच्चों को मैथ से बहुत डर, उनको लगता है कि मैथ में बहुत कम नंबर आते हैं या वो क्रैक नहीं कर पाते। क्या होना चाहिए? जी बच्चों, ये जायज़ है, डर उससे जायज़ है, क्योंकि ये डर आता है आपका जनरली टीचर्स से, पेरेंट्स से। टीचर्स आपको डरा देते हैं कि अगर आप मैथ्स में अच्छा नहीं करोगे, अगर आप RS अग्रवाल जैसे या RD शर्मा जैसे बुक्स को सॉल्व नहीं करोगे तो आपका 10th बोर्ड में कभी अच्छा मार्क्स नहीं आता। लेकिन ये सरासर गलत है। मैं कहना चाहूँगा मैंने कोई RD शर्मा, कोई RS अग्रवाल नहीं किया। मैंने प्योर NCERT पे फोकस किया। और NCERT आपके लिए 10th में कुरान, बाइबल और गीता है। मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को हमेशा NCERT पे ही फोकस करना चाहिए, तभी उनके मार्क्स आ सकते हैं। मैथ्स में भी यही कहना है मेरा। मतलब सिर्फ NCERT फॉलो करने से और टेस्ट पेपर सॉल्व करने से मैथ्स हो जाता है बोर्ड? जी बिल्कुल। NCERT कर ले बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, आ जाएगा उसके मार्क्स आ जाएंगे उसके। तो एक और सवाल आता है उन बच्चों का कि
जैसे कि तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो किस तो प्रैक्टिकल को अगर हम साइड रखें और बाकी हम कोई सब्जेक्ट पर फोकस करें, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें चांसेस ज्यादा होते हैं एक मार्क्स को उठाने के, किन पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्या जैसे ये आपने कहा क्या ये कोई हाँ, स्टूडेंट के इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है कि हाँ भाई किसी को हिस्ट्री पसंद है तो वो हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स उठा सकता है, या कोई एक तो स्टैंडर्ड होता है कि हाँ भाई ये इसमें तो मार्क्स उठ ही जाए इस सब्जेक्ट में? जी जी, जैसे आपने कहा इंटरेस्ट, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट आपका साइंस की तरफ है, जैसे मेरा साइंस की तरफ था, तो मुझे साइंस में ज़्यादा मार्क्स मिलते थे ऑब्वियसली। बच्चे का अगर इंटरेस्ट जो भी सब्जेक्ट में है तो उसमें आप बच्चे को ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चा को 60-70% टाइम उसमें वो अपना देता है, और पूरा स्टडी सेशन का 60-70% इफेक्टिव टाइम वो सब्जेक्ट में देता है ऑब्वियसली। पर जहाँ आप कहते हैं मार्क्स ज़्यादा आने की, तो ऐसे सब्जेक्ट भी आते हैं, जैसे आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, जैसे IT हो गया, आपका फ्रंट डेस्क हो गया, ये सब सब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें आपका मार्क्स आने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो IT और ये सब का सिलेबस होता है वो बहुत बेसिक होता है। जैसे IT में आपका सिलेबस बेसिक कंप्यूटर्स होता है, तो जनरली सभी को आते हैं, एक्सेल, कैल्क, ये सब। तो इसमें आपका चांसेस ज़्यादा होता है कि मार्क्स स्कोर आ जाए। तो जैसे कि जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है। सर हम लोग को जैसे पढ़ाया जाता है कि भाई 10 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे 5 से 6 पेज, लेकिन तब भी बहुत लोग के उतने मार्क्स नहीं आते। 10 में 10 कभी नहीं आए, 10 में 9 आए, 8 आए या 7 आए। तो क्या थियोरिटिकल पार्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ आंसर बनाने से ही क्वेश्चन मिल नंबर मिल जाता है, या उसमें जो ये होते हैं कि भाई प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, क्या प्रोसेस में भी नंबर मिलते हैं वह प्रोसेस फॉलो करने पे? तो जैसे आपने कहा कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है बच्चे को हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। जैसे बच्चे को अगर किसी में भी इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। जैसे आपने कहा कि, लेकिन आपने जो एग्जांपल यूज किया SST का, हिस्ट्री का, बड़े क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, तो उसमें मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि हमेशा वो पैराग्राफ में ना लिखें, पॉइंट्स में लिखें वो आंसर, और हर जगह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दें। तो जो एक बोर्ड का चेकर होता है, अगर आप उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, तो वो क्या करता है, वो जस्ट अंडरलाइन पॉइंट्स को देखता है। अगर वो पॉइंट, जो वो वर्ड अगर आपके आंसर के साथ रिलेट करते हैं और बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई थियोरेटिकल्स में अगर मार्क्स ज्यादा लाने के, भाई हम पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट करके आंसर दें। हाँ, ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी बन सकता है। सो हमारा अगला सवाल आता है कि एक बच्चे को कितने घंटे पढ़ने चाहिए अगर उसको ज्यादा मार्क्स चाहिए एग्जाम्स में? बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 9 घंटे 10 घंटे पढ़ो। तो क्या 9 घंटे 10 घंटे पढ़ना चाहिए कि भाई ठीक है 7 घंटा 8 घंटे पढ़ा लेकिन रेगुलर पढ़ा, कि वो काफी क्या है? मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल बेकार है। कोई भी बच्चा जो 10th में है या 12th में भी है, वो कभी 8-9 घंटे पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इतना कंसिस्टेंट वर्क के लिए बना नहीं है। हमारे ह्यूमन बॉडी को भी ब्रेक चाहिए। जो 8-9 घंटे की पढ़ाई की बात करते हैं, वो जनरली 8-9 घंटे में एक बच्चा थोड़ा सा पढ़ता है, फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो इंस्टाग्राम रील देख लेता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो इफेक्टिव स्टडी टाइम निकलता है वो 2-3 घंटे ही निकलता है। तो वो एक है कि 2-3 घंटे जो स्टडी टाइम आपका जो इफेक्टिव निकल रहा है, वो आप कितने अच्छे से उसको यूज कर पा रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो। 8-9 घंटे पढ़ना इज नॉट जस्ट बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे आपने कहा कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को जब तक उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जब तक वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक उसको लगता है कि उसका प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, जब तक उसको लगता है कि हाँ मैं अब फिट हूँ साइंस में, मैं अब रेडी हूँ SST का पेपर, कोई भी पेपर देने के लिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मुझे लगता है उसको तब तक पढ़ाई करनी चाहिए। सो अगर कोई बच्चा है जिसको जो मेमोराइज नहीं कर पाता था या याद नहीं कर पाता कि हाँ भाई कि इतना बड़ा पैराग्राफ पे आंसर है, उसको हम याद नहीं कर पाते, तो क्या होना चाहिए उसका? भाई याद तो हम करने पर, क्योंकि हम टॉपर नहीं हो सकता है, मेरा दिमाग में ना लेता नहीं,
क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई याद नहीं कर तभी हम मार्क्स उठा लें? तो जैसे आप सब्जेक्ट्स आप उठा लें, जैसे स्टेस उसमें आप हिस्ट्री आता है, उसमें आप पॉल साइंस आता है, तो वो सब्जेक्ट्स जैसे हैं कि उसमें आप जैसे आपने जैसे कहा कि याद नहीं कर पा रहे, तो जनरली मैं क्या प्रेफर करता हूँ बच्चों को कि वो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को एज अ स्टोरी लाइन ही लेके जाएं, एज अ स्टोरी पढ़ें उसको। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, आप हिस्ट्री की मूवीज़ देखते हैं, अगर आपको मूवीज़ से ज़्यादा आप रिलेट कर पाते हैं देन अगर आप वो बुक पढ़ेंगे, क्योंकि बुक्स में जो टाइमलाइन होता है वो इधर उधर दिया रहता है। जैसे आपका कोई एक टॉपिक है 1987 का, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक जो है वो 2000 का है, उसके बीच का टॉपिक आया है, वो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर में। तो मेरा एक सजेशन रहता है बच्चों को कि वो पहले एकदम सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो चैप्टर्स को पढ़े, मतलब टाइम सीक्वेंस के ऑर्डर में चैप्टर्स को पढ़े, ना कि जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इधर उधर। एनसीईआरटी में एक्चुअली इधर उधर दिया हुआ है कि कोई साल ये चैप्टर में है, कोई साल वो चैप्टर में है। तो मेरा ये रहता है कि आप जब आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री को, एनसीईआरटी के पॉल साइंस को, तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ें, तब आपका जो मेमोराइज वाला पार्ट है वो अच्छा से होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि कितना टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर इनफ होता है ये क्रैक करने के 80% तक, कम से कम मिनिमम 80% आने के लिए कितना करना चाहिए टेस्ट पेपर या प्रीवियस पेपर जिसको बोलते हैं? जैसे टेस्ट पेपर की बात करें तो मुझे लगता है कि आप एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि एक बच्चा सोचता है कि वो जितने टेस्ट पेपर कर ले उतना कम है, लेकिन एक्चुअली एक ऑप्टिमल नंबर है कि आप 4-5 टेस्ट पेपर करिए। अगर आप उसके बाद 4-5 टेस्ट पेपर करने के बाद आप खुद से उस टेस्ट पेपर को चेक कीजिए, ऑनेस्टली चेक कीजिए, ऑनेस्टली ग्रेट वर्ड हियर, ऑनेस्टली जब आप चेक करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली कहाँ पे चेक कर रहे हैं, कहाँ पे नंबर करना चाहिए आपका। तो उसके बाद अगर आप 5-6 टेस्ट पेपर के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे वीक रह गया या ये सेक्शन में वीक रह गया, तो आप फिर से अपने सिलेबस पे जाइए, फिर से वहाँ पढ़िए और फिर 2 मॉक टेस्ट या 2 टेस्ट पेपर दीजिए और फिर टेस्ट कीजिए। तो जब तक ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब आपको लगता है कि नाउ आई एम रेडी टू गिव द बोर्ड एग्जाम, तब तक आपको करते रहना चाहिए। तो कब तक एक बच्चे को कि हाँ एक टाइम तक मान ले दिसंबर या नवंबर तक अपना फुल सिलेबस एक तो कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसके बाद रिवीजन करना चाहिए, कब तक ये खत्म कर देना चाहिए अगर वो टाइम? मुझे लगता है बोर्ड के एग्जाम जो जनरली फरवरी से शुरू फरवरी इस साल जैसे आप माने तो फरवरी 15 से शुरू हो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम, तो मुझे लगता है कि बच्चे को मिनिमम 1 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, मतलब जनवरी 15 तक अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन एक ऑप्टिमल टाइम अगर आप टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स लोग अपना सिलेबस दिसंबर के एंड तक खत्म कर लेते हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा जो टाइम रहता है वो रिवाइजिंग और प्रैक्टिसिंग का बच जाता है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को आप जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के लिए। थैंक यू रोनित टू कम फॉर आवर पॉडकास्ट एंड आपसे बात करके अच्छा लगा। आई होप हमारे ऑडियंस सुनेंगे। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।